की बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां भवानीपुर सीट पर काउंटिंग सेंटर के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। शुभेंदु और ममता बनर्जी दोनों ही वहां अंदर मौजूद हैं, जिसके बाद वहां पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है। काउंटिंग रोक दी गई है, जिसके चलते अब ममता बनर्जी सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रही है और अपनी जीत को भी शक के दायरे में रख रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या कुछ चल रहा है भवानीपुर सीट के अंदर? आखिर क्यों ममता बनर्जी इतनी बौखला चुकी हैं? देखिए, बौखलाने का सबसे बड़ा कारण है कि जब पूरी सत्ता चली गई और केवल एक सीट रह गया है भवानीपुर, जैसे तैसे ममता बनर्जी ने उसे बचाया है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी उस सीट को भी खोने की तैयारी में है। ममता बनर्जी को वो जो एक बची हुई जो जीत है वो भी हजम नहीं हो रही है और इसलिए वो अपने घर से निकल करके पहुंच चुकी हैं कहां पे? काउंटिंग सेंटर। सबसे पहले तो वो कालीबाड़ी से जैसे ही अपने आवाज से निकली तो मीडिया वालों के सामने चीखते हुए, रुंधी हुई आवाज, गले में रोना आ रहा था, उनको आंसू दिख रहे थे साफ साफ चेहरे पे, और वो रोते हुए कह रही है कि देखिए हमारे बूथ लूटे जा रहे हैं, हमारे वोट लूटे जा रहे हैं। वो बचाने के लिए मैं वहां पर जा रही हूं। तो सबसे पहले वहां से निकली और जैसे ही वहां पर पहुंची, बिना मीडिया वालों से बातचीत किए, बड़े ही गुस्से में तनतना करके सीधा जाकर के पहुंच गई कहां? काउंटिंग रूम के अंदर। और वहां पर जाकर के उन्होंने हो हंगामा शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी वहां पर जो लोग थे, उन्होंने कहा कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप देखिए, सबसे पहले अगर आप ये समझती कि देखिए अगर आप भवानीपुर सीट जो है वो हार गई हैं तो आपका ये रोना, चीखना, चिल्लाना समझ भी आता। जीती हुई सीट है। अभी तक वहां पर मैं आपको बताऊं कि वहां पर 12 दौरे की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। उसमें 44,000 वोट जो हैं वो ममता बनर्जी को मिले हैं और 7,000 वोटों से वो शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। तो उसके बावजूद भी वहां पर जाकर के रोना, चीखने, चिल्लाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। लेकिन ममता बनर्जी है, पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी और पूरा का पूरा अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, राजद हो, समाजवादी पार्टी हो, वो सारा हैंडल जो ऊपर से लिख के आता है वही सारी चीजें नीचे भी बोली जाती है। सर, क्या ये धक्का वो सह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले रूल किया था, उसके बाद उनको भी बड़ा धक्का लगा था जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी। और अब ममता बनर्जी को पूरे 15 साल बाद बीजेपी ने सरकार से हटा दिया है, सत्ता से हटा दिया है। हालांकि रिजल्ट्स की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो भी रुझान सामने आए उससे तो ये साफ है कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो क्या ममता बनर्जी को इसका बड़ा धक्का लगा है? धक्का तो लगा ही है। धक्का नहीं लगता तो 3 बजे तक वो सोई नहीं रहती। 3 बजे उठ करके एक वीडियो बना करके कह रही हैं कि अभी 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है, आप लोग छोड़ करके मत जाइए। अब छोड़ करके मत जाइए का मतलब ये नहीं था कि काउंटिंग रूम छोड़ करके मत जाइए। वो हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन कर रही थी कि भैया मेरी पार्टी से मत जाना, वरना मेरा बचेगा क्या। और यही बौखलाहट जो है, जब उनको लगा कि भाई साहब अब 3 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मैं हारती हुई चली जा रही हूं, तो अब क्या करूंगी? तो उनको, उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने चूटी काट करके उठाया कि मैम सपना नहीं है, हकीकत है, जा चुका है बंगाल हाथ से। तो वो उठी है वहां से और सीधा पहुंच गई काउंटिंग रूम। अब काउंटिंग रूम जब वहां पहुंच रही थी तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घेरा, उसके बाद सीएपीएफ का घेरा, उसके बाद बंगाल पुलिस का घेरा, और उसके बाद अंदर काउंटिंग रूम में कौन बैठे हुए थे? कौन? खुद शुभेंदु अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे। और इन चारों को फेस करके जब ममता बनर्जी को घुसना पड़ा है, तो आप वीडियो देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे तो उसमें ममता बनर्जी का जो गर्दन है वो झुका हुआ है। सर, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर के दूसरी पार्टियों के एजेंटों को बाहर निकाला जा रहा है, अंदर नहीं रहने दिया जा रहा है, बीजेपी के एजेंट अंदर हैं, धांधली कर रहे हैं। तो इनमें कितनी सच्चाई है? आखिर इस तरीके के आरोप क्या बेबुनियाद आरोप हैं? क्या ये झटका है उनकी हार का? भारत की जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है कि इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं वो पूरे के पूरे आरोप होते हैं बेबुनियाद। उसके पीछे का मैं कारण आपको बताता हूं। 29 तारीख को लास्ट पोलिंग हुई। पोलिंग के ठीक बाद से पूरे सोशल मीडिया को अगर आप देखिएगा तो वहां पर एक ही ट्रेंड चल रहा था कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष जीतेगा उन राज्यों में क्या होगा? लोकतंत्र की जीत होगी, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पे लोकतंत्र की हत्या होगी। तो अब जनता भी समझ चुकी है कि ये सारे के सारे झूठ और छलावे चलाने का काम करते हैं, और यही कारण है कि ममता बनर्जी को इस बार जनता ने भगाया है और मार करके भगाया है। ऐसा भगाया कि ममता बनर्जी अब बंगाल वापस आने में कम से कम 15 साल लगेंगे।
और तब तक भाईपो का भी विदाई हो चुका होगा, तो आएंगी कैसे? और इसी बौखलाहट के कारण यह सारा का सारा षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। और 4 दिन के अंदर अंदर में सबसे पहले किसका स्टेटमेंट आएगा? ममता बनर्जी का, जी लोकतंत्र की हत्या हुई। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट राहुल गांधी का। उसके बाद स्टेटमेंट आएगा किसका भैया? समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अखिलेश यादव का। उसके बाद तेजस्वी यादव का। उसके बाद साउथ के पॉलिटिशियंस का। तो सब अब धीरे धीरे करके छाती पीटना शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत तो कुछ इस प्रकार से है कि आप कितनी ही छाती पीट लीजिए, इसको बोलते हैं, देखिए जो रिजल्ट होता है उसको शुद्ध हिंदी में एक शब्द में बोला जाता है जनादेश, यानी कि जनता का आदेश। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इसमें भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। ऑन कैमरा बोल रहा हूं। तो यह सारा का सारा जनता का आदेश है। जिस जनता को आपने बीते 15 सालों तक तड़पाया, जब बच्चियों का बलात्कार होता था आपके स्टेटमेंट होते थे कि 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। अब ममता बनर्जी रात के 8 बजे तो छोड़िए, कल से आप देखिएगा कि सुबह के 8 बजे के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सर, मुख्य कारण क्या है जिस वजह से, क्या चूक रह गई ममता बनर्जी की? क्योंकि इस बार तो वैसे तो वो उनको जय श्री राम कहने में शर्म आती है, लेकिन इस बार हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए तो वो जय श्री राम भी बोल गई थी। तो कहां चूक गई इस बार? क्या SIR के मुद्दे पे ज्यादा उलझ गई हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं 4 पॉइंट्स में, आप समझिए ममता बनर्जी की हार का कारण। सबसे पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं जगह जगह चैनल्स पर देख रहा हूं, हर कोई कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी पड़ गई। नहीं, वो हावी पड़ा है हिंदुत्व। जिस हिंदुत्व को ममता बनर्जी ने बहुत लाइटली लिया, जिस हिंदुत्व को ममता बनर्जी बार बार ललकारती रही, गाड़ी में चल रही हैं, लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, तो गाड़ी से उतर करके एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन लोगों से लड़ जा रही हैं। ये कोई सीएम की छवि होती है? इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को नहीं समझी। तो सबसे पहला कारण हार का क्या? हिंदुत्व। दूसरा कारण एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा कारण महिलाएं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाएं उनसे नफरत करती थी। आरजीकर कांड हो, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का कांड हो, और उसके बाद जिस प्रकार से महिलाओं के साथ ज्यादती पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ती चली जा रही थी। मैं खुद महिलाओं से बात कर रहा था ग्राउंड पे, उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली कि हमारा तो भाई साहब रेट फिक्स कर दिया है ममता बनर्जी ने। अगर इससे इतने से इतने उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो 10 लाख, इतने से इतने उम्र की बच्ची के साथ इस प्रकार से बलात्कार हुआ तो 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। अब हम क्या, हमारी कीमत 8, 10, 6, 4 लाख रह गई है। हमारी जो अस्मिता है उसकी कीमत इन्होंने लगा दी। तो दूसरा कारण क्या रहा? महिला। तीसरा फैक्टर ममता बनर्जी की हार का क्या रहा? तीसरा फैक्टर ममता बनर्जी की हार का रहा भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव होना। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किए, 50 से अधिक रैलियां, रोड शो, मीटिंग्स खुद पर्सनली होम मिनिस्टर अमित शाह ने ली है। उसके बाद 15 से 25 के बीच में जो रैलियां हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने की है। और उसके बाद जो बाकी पूरे देश विदेश देश के जितने भी बड़े बड़े विधायक, सांसद डेरा जमा करके बैठे हुए थे पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्होंने कहा कि बंगाल अगर इस बार हाथ से निकल गया तो समझिए कि पश्चिम बंगाल आने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ेगा। यह जनता ने मुझे खुद अपने मुख से बताया। तो और ये बड़ा स्तब्ध करने वाला था मेरे लिए। और चौथा सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी के हार का ये रहा, गुंडई। भाईपो जो कह रहा था कि 12 बजने दो, अमित शाह को मैं बताऊंगा कि क्या होता है खेला। अब आप समझिए कि 12 छोड़िए 5 बजने को आ गए हैं। सर, आपने गुंडागर्दी की बात करी, तो जिस तरीके से वोटिंग के दौरान इनकी गुंडागर्दी देखने को मिली, पोलिंग बूथ के बाहर इनकी गुंडागर्दी देखने को मिली, और लगातार अर्जुन सिंह ने ट्वीट किया है कि भाजपा नेताओं के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कई बार अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी ने, सभी ने भाषण दिए और साफ कहा कि अब 4 मई के बाद इनकी गुंडागर्दी खत्म होने वाली है। टीएमसी के गुंडों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और आज भी यहां तक कि यही देखने को मिल रहा है किस तरीके से ममता बनर्जी बौखला उठी है। तो आखिर क्या अब ये गुंडागर्दी के दौर का अंत है? बिल्कुल गुंडागर्दी के दौर का अंत है। आपने कहा कि उन सभी के सभी बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि 4 मई तक या तो सरेंडर कर दो, यानी तो 4 मई के बाद जो है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। 4 मई के बाद की तिथि छोड़ दीजिए। आज सुबह ये लोग निकले आसनसोल की सड़कों पे गुंडागर्दी करने के लिए। सीएएसएफ छोड़ दीजिए, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने तो हटा ही दिया। पश्चिम बंगाल की पुलिस जो ममता बनर्जी के लिए पालतू मानी जाती थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने डंडा उठाया और दे दड़ादन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आसनसोल से भगाना शुरू किया। तो इनकी गुंडागर्दी 4 मई के बाद छोड़िए, 4 मई की सुबह से ही खत्म हो चुकी है। और उसके बाद आप समझिए इन सारे के सारे गुंडों का जो मेन सरदार था अभिषेक बनर्जी, सुबह से ना सोशल मीडिया पर, ना नेशनल मीडिया पर, ना किसी अन्य पोर्टल पर आपको सुबह से एक बार भी अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा।
गुंडों का सरदार ही जब छुप करके बिल में बैठ गया है तो गुंडों की स्थिति तो खराब होने ही वाली है। और मैं तो उन लोगों के लिए सोच रहा हूं कि उनके साथ क्या होगा जो कलकत्ता के अंदर खड़े होकर के ममता बनर्जी की शय पर बोलते थे कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे। अब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है। और दूसरी चीज आप समझिए कि ये जितने भी गुंडे धीरे धीरे करके गंगा सागर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर तो गुंडई का सबसे बड़ा नाम ही बांग्लादेशी मुस्लिम्स हुआ करते थे। 24 परगना में भी कोई यही हाल था। तो ये गुंडे जो लाइन से बैठे हुए थे, जो जजेस को घेर लेते थे, जो अधिकारियों को घेर लेते थे, जो नेताओं के ऊपर पत्थरबाजी करते थे, अब इन सारे गुंडों को जवाब देने का काम ना योगी आदित्यनाथ करेंगे, ना अमित शाह करेंगे, ना नरेंद्र मोदी करेंगे। अब इन सारे के सारे गुंडों का जवाब देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है शुभेंदु अधिकारी। अब वो खुद इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुबह से ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं। शुभेंदु अधिकारी के एक बड़े खास आदमी ने मुझे एक बात बोली, आज सुबह मेरी उससे फोन पर बात हुई और उसने मुझसे एक बात बोली है कि भाई आप एक चीज देखते रहिएगा कि आज रात 8 से 9 बजे के बीच में भवानीपुर से ऐसी खबर सामने आएगी जो पूरे के पूरे देश ने कभी नहीं सोचा होगा। ऐसी हालत होने वाली है तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की कि ये सारे के सारे सोच भी नहीं सकते हैं। अब स्थिति इतनी परिवर्तित होने वाली है। और बात रही पश्चिम बंगाल की, तो अब आप समझिए, आप खुद उत्तराखंड से आती हैं, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जितने भी राज्य आप लाइन से देखिएगा सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये जो गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, 2014 से अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर खड़ा होकर के इसी बात के लिए काम कर रहा था। ये सारी की सारी जो जीत की तैयारियां चल रही थी वो आज के इसी क्षण के लिए चल रही थी कि बंगाल के अंदर जो हिंदुओं की अस्मिता के ऊपर बार बार हमला हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाया जा रहा है, तो इन सारी चीजों का बदला भाजपा लेने वाली थी। और अब आज से 2 महीने तक पहले ही अमित शाह ने बोला है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस 2 महीने तक रहने वाली है और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर 2 महीने तक रह करके लुच्ची और आलू दम नहीं खाने वाली है। वो वहां पर खड़े होकर के लुच्ची नहीं बल्कि इन लुच्चों को सबक सिखाने का काम करेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर टीएमसी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। बीजेपी अब भगवा लहराने जा रही है बंगाल के अंदर, जिसके चलते ममता बनर्जी तो परेशान है ही, लेकिन टीएमसी के गुंडे भी अब बैग उठाकर भागने की तैयारी करने लगे हैं। आगे की चुनाव की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ।